गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों। बीएससी पार्ट सेकंड में प्लांट एनाटॉमी में आज हम जानेंगे स्टेम स्ट्रक्चर। जो इंटरनल स्ट्रक्चर है स्टेम की वो किस प्रकार की होती है। रूट के बारे में हम पढ़ चुके हैं और मोनोकोट डाइकोट दोनों रूट के बारे में पढ़ चुके हैं। साथ ही साथ वैस्कुलर बंडल दोनों में किस प्रकार के होते हैं ये भी हम जान चुके हैं। तो आज हम जानेंगे एनाटॉमी ऑफ स्टेम। अब जो स्टेम है सबसे पहले इसकी कुछ मुख्य बातें, इम्पोर्टेंट जो बातें हैं इसकी वो तो हमेशा ही आपको याद रखनी है और जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो स्टेम है अगर हम देखें तो स्टेम किस प्रकार का है। ये धनात्मक प्रकाशानुवर्ती है। कैसा है? धनात्मक प्रकाशानुवर्ती, ठीक है। वह ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती है, ठीक है। धनात्मक प्रकाशानुवर्ती व ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती। अब इसका मतलब यही है कि आप सब जानते हैं कि ये प्रकाश की ओर यानी ऊपर की ओर गति करता है, ऊपर प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती इस प्रकार की है कि ये गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसके अगेंस्ट ऊपर की ओर वृद्धि करता है। तो धनात्मक प्रकाशानुवर्ती और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती। अगली जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि बीज के प्रांकुर से विकसित होता है। बीज में जो रेडिकल और प्लीमूल दो संरचनाएं हैं तो उनमें से जो प्लीमूल है यानी प्रांकुर से विकसित, ठीक है, प्रांकुर से विकसित होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जो प्रांकुर है उसमें एलोंगेशन प्रक्रिया द्वारा स्टेम का निर्माण होता है, दीर्घीकरण प्रक्रिया द्वारा स्टेम का निर्माण होता है, ठीक है। और स्टेम में क्या क्या होती हैं तो शाखाएं व पत्तियां, शाखाएं व पर्णे उपस्थित, क्लियर। तने पर शाखाएं लगी रहती हैं और पत्तियां लगी रहती हैं। इम्पोर्टेंट अगली बात ये है कि ये जो स्टेम है वो नोड व इंटरनोड में विभेदित होता है, ठीक है। इंटरनोड में विभेदित यानी नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। नोड से पत्तियां निकलती हैं, सब जानते हैं। नोड से पत्तियों का विकास होता है, शाखाओं का विकास होता है, क्लियर। इसके बाद है स्तंभ की जो आकार की है, जो आंतरिक संरचना है शारीरिक एनाटॉमी, उसके अंदर तीन भाग होते हैं। जो एनाटॉमी है उसके अंदर मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं जो शारीरिक है। तो एनाटॉमी में तीन भाग होते हैं। तीन भाग कौन कौन से हैं तो वो तीन भाग हैं। देखिए, पहला भाग तो आता है एपिडर्मिस का, दूसरा जो आता है वो आता है ग्राउंड टिश्यू का, और तीसरा जो आता है वो है वैस्कुलर टिश्यू। एनाटॉमी में एपिडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू और वैस्कुलर टिश्यू तीन भाग होते हैं, ठीक है, क्लियर। ये अगली इंपॉर्टेंट बात। फिर है इसमें और इम्पोर्टेंट क्या है तो देखिए इसके अंदर जो सेवन तंत्र है, सेवन कूल, उसके मध्य का भाग क्या कहलाता है? मृदुतक होता है। मेडुलरी रेज इनके अंदर पाई जाती है और विन्यास थोड़ा सा इनका जटिल होता है। इसका जो मुख्य गुण है इसकी आंतरिक संरचना में जो कि स्टेम को रूट से अलग करता है, तो वो जो दो लक्षण हैं वो ये हैं कि एक तो इनके अंदर जो है एंडार्क प्रोटोजाइलम होता है, ठीक है, या एंडार्क जाइलम होता है, ऐसे लिख सकते हैं हम। वह जो सेवन कूल हैं वो कैसे होते हैं तो संयुक्त समपार्श्विक होते हैं। कौन से होते हैं? संयुक्त यानी कंजॉइंट एंड बाइलेटरल वैस्कुलर बंडल होते हैं, संयुक्त और समद्विपार्श्विक होते हैं। अब इसके अंदर देखिए
कुछ मूल की अगर बात की जाए तो मूल में हमने क्या पढ़ा है, अरीय वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कैसे हैं, ये संयुक्त हैं, ठीक है, और साथ ही साथ कैसे हैं, समद्विपार्श्व हैं। क्लियर। अब इसको हम इस प्रकार से देखेंगे, कंजॉइड का मतलब होता है कि एक ही त्रिज्या पर, यानी कि ये फ्लोएम है और ये जाइलम है, तो आप देख सकते हैं कि ये एक ही त्रिज्या पर है, अलग अलग नहीं है। अगर ये जाइलम यहाँ होता तो फिर ये अलग अलग त्रिज्या पर हो जाते। क्लियर। तो एक ही त्रिज्या पर उपस्थित है, इसलिए ये समपार्श्विक और एक दूसरे के पास पास होते हैं, संयुक्त होते हैं, कंजॉइड होते हैं, ठीक है। और इनके अंदर अब स्टेम की जो एनाटॉमी है उसके अंदर जो वैस्कुलर कैम्बियम है वो पाई जाती है, तो ये इसको महत्वपूर्ण बनाती है और रूट से अलग करती हैं। तो ये इसके दो ऐसे लक्षण हैं ये वाले, जो कि क्या है, इम्पोर्टेंट है, दो अभिलाक्षणिक गुण है इसके। ये कौन से गुण हैं, अभिलाक्षणिक, डायग्नोस्टिक जो है वो लक्षण है, यानी ये व्यवस्था इनके अंदर मिलती ही मिलती है, ठीक है। अब देखिए, जो स्तंभ की आंतरिक संरचना है उसमें और भी बहुत सारे लक्षण हैं, उनको भी हम जानेंगे। एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं। धनात्मक प्रकाशानुवर्ती, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती है, बीज के प्रांकुर से विकसित होता है, शाखाएं व पर्णें उपस्थित होती हैं इसके अंदर, स्टेम नोड व इंटरनोड में विभेदित होता है। एनाटॉमी में 3 भाग होते हैं, एपिडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू और वैस्कुलर टिश्यू। और इसके अंदर जो वैस्कुलर बंडल हैं वो संयुक्त और समपार्श्विक होते हैं, और साथ ही साथ जाइलम कैसा होता है, जाइलम एंड डार्क, यानी अंत आदि दारुक होता है, यानी कि जाइलम में जो प्रोटोजाइलम वाला भाग है वो केंद्र की ओर होता है, परिधि की ओर नहीं होता है, जबकि हमने रूट में क्या देखा था कि वो कहाँ होता है, परिधि की ओर होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, और इसकी जो आंतरिक संरचना है उससे रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण जो लक्षण हैं वो क्या क्या हैं। आंतरिक संरचना में कुछ और लक्षण भी देखते हैं इसमें। देखिए, पहला, ये हम सभी जितने भी स्टेम हैं, जितने भी पादपों में स्टेम हैं, उनके ऐसे लक्षण हैं ये जो कि 90% जो प्लांट है उनके स्टेम में ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो बाह्य त्वचा है, बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस, उस पर, बाह्य त्वचा पर एक क्यूटिकल पाई जाती है, बाह्य त्वचा पर क्यूटिकल पाई जाती है, ठीक है। क्यूटिकल एक पतली परत होती है। क्लियर। क्यूटिकुलर, इससे ट्रांसपिरेशन हो सकता है। और इसके अलावा एपिडर्मिस पर और क्या है, तो देखिए, एपिडर्मिस पर मल्टी सेलुलर हेयर पाए जाते हैं, ठीक है। हमने रूट में देखा था, तो रूट में मैंने आपको बताया था कि रूट में जो रोम पाए जाते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन तने पर, उसकी एपिडर्मिस पर पाए जाने वाले अगर तने में है तो फिर कैसे होंगे, वो मल्टी सेलुलर हेयर होते हैं, यानी बहुकोशिकीय रोम होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं और देखते हैं अगला लक्षण। तो वैस्कुलर बंडल के बारे में मैं बता चुका हूँ। वैस्कुलर बंडल कैसे हैं, कंजॉइंट होते हैं एंड बाइलेटरल होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर एक और जो इम्पोर्टेंट लक्षण है वो ये है कि इसके अंदर जो जाइलम है वो कैसा होता है, जो जाइलम होगा वो कैसा होगा, वो होता है एंडार्क, ठीक है, यानी अंत आदि दारुक होता है। अंत आदि दारुक कहते हैं इसको हिंदी में, अंत आदि दारुक। क्लियर। इसके अलावा अगला जो इसका लक्षण है वो ये है कि कुछ ऐसे पौधे भी हैं जिनके अंदर बाइकोलेटरल और कभी कभी सहकेंद्री इसके अंदर अवस्था पाई जाती है। यानी सहकेंद्री का मतलब ये है कि केंद्र में जाइलम होता है और चारों ओर से उसको फ्लोएम घेरे हुए रहता है, ठीक है। या तो ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि सेंटर में एक फ्लोएम होता है, फिर उसके बाद जाइलम होता है, फिर फ्लोएम होता है, यानी उभय फ्लोएमी अवस्था पाई जाती है। तो और क्या क्या लक्षण हैं, डाइकोट में देखते हैं हम, ये डाइकोट में ही है सारे, डाइकोट स्टेम। क्लियर। तो डाइकोट स्टेम के लक्षण पढ़ रहे हैं हम।
अगला लक्षण आता है इसमें, वो है मल्टी सेलुलर हेयर। फिर से आ गया ये मल्टी सेलुलर हेयर्स ऑन एपिडर्मिस, ठीक है। यानी एपिडर्मिस पर क्या पाए जाते हैं, बहुकोशिकीय रोम पाए जाते हैं। अब भरण ऊतक ग्राउंड मेरिस्टेम, उसके अंदर हाइपोडर्मिस जो ग्राउंड मेरिस्टेम है उसके अंदर कौन कौन से भाग होते हैं, ग्राउंड टिश्यू में देखेंगे, टिश्यू इसके अंदर कौन कौन से भाग हैं। तो ग्राउंड टिश्यू में देखिए हाइपोडर्मिस होती है, ठीक है, जो एपिडर्मिस से ठीक नीचे होती है। इसके अलावा कॉर्टेक्स रीजन होता है, ठीक है। कॉर्टेक्स रीजन अलग अलग प्रकार का हो सकता है। कॉर्टेक्स रीजन के साथ साथ जो एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस, इसके अलावा पेरिसाइकिल और पित्त भाग, मज्जा वाला जो क्षेत्र है वो भी ग्राउंड टिश्यू में ही आता है। और इसके अलावा अगला जो आता है वो है मेडुलरी रेंज, मज्जा रश्मियाँ जो हैं वो भी किस में आती हैं, वो भी इसी में ही आती हैं, ग्राउंड टिश्यू में। जो बाह्य त्वचा है उसके अंदर हाइपोडर्मिस की अगर बात की जाए, बाह्य त्वचा से नीचे हाइपोडर्मिस की अगर बात की जाए तो हाइपोडर्मिस अधिकतर किस प्रकार का होता है ये देखने वाली बात है। तो हाइपोडर्मिस अधिकतर जो है वो 3 से 6 स्तरीय होती है और स्थूल कोणोत्की होता है। स्थूल कोणोत्की का मतलब है कि ऐसा ऊतक जिसके कोण पर स्थूलन पाया जाता हो, ठीक है, क्लियर। कोलेनकाइमा इसके अंदर अवस्था जो है कोलेनकाइमेटस, यानी स्थूल कोणोत्की होती है हाइपोडर्मिस। और कितनी लेयर में होती है ये, 3 से 6 लेयर्स। अगला जो आता है इसमें लक्षण वो है, इसमें जो एंडोडर्मिस है वो तरंगित होती है, वलयाकार होती है, ठीक है। एंडोडर्मिस जो है वो कैसी होती हैं, वेवी होती हैं, लहरदार होती हैं, क्लियर। हमने रूट में देखा था बिल्कुल लहर नहीं होती है, और लेकिन यहाँ पर क्या है, ये लहरदार होती है। आगे चलते हैं, 7 पूल के बारे में हम देख चुके हैं। परिरंभ देखिए अधिकतर कैसा होता है, परिरंभ। पेरिसाइकिल की देखिए बात की जाए तो ऊपर से मैं इसको मिटा देता हूँ, 2 1 हाइपोडर्मिस तो देख लिया हमने, स्थूल कोणोत्की होता है, लेकिन पेरिसाइकिल कैसा होता है। तो देखिए पेरिसाइकिल इसके अंदर जो होता है वो होता है स्क्लेरन काइमेटस, स्क्लेरन यानी दृढ़ोत्की होता है, ठीक है, स्क्लेरन काइमेटस होता है अधिकतर, मोस्टली कैसा होता है ये, स्क्लेरन काइमेटस। कुछ पादपों में ये मृदुत्की हो सकता है। और 7 जो पूल हैं वैस्कुलर बंडल वो पाए जाते हैं, वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट इन रिंग्स, ठीक है, यानी वलयों में होते हैं, वलयों में वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। इसीलिए तो वृक्ष कालानुक्रमण में हम वार्षिक वलयों का उनकी गिनती करके हम पादपों की आयु के बारे में पता लगा सकते हैं। तो देखिए हमने इसके मुख्य मुख्य लक्षण देखे, और इन मुख्य लक्षणों में कुछ ऐसे लक्षण हैं जो आपको हमेशा याद रहने चाहिए, जैसे स्टेम पर बहुकोशिकीय रोम होते हैं, एपिडर्मिस पर क्यूटिकल की परत होती है, वैस्कुलर बंडल संयुक्त होते हैं, समपार्श्विक होते हैं, और जाइलम एंडार्क यानी कि अंतः आदिदारुक होता है, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर 3 भाग होते हैं, एपिडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू और वैस्कुलर टिश्यू। ये इसके अंदर मुख्य इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है। अब हम एक एक करके कुछ स्टेम के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सूरजमुखी का तना। सूरजमुखी एक डाइकोट है, और इस डाइकोट स्टेम की संरचना किस प्रकार की होती है, क्योंकि एग्ज़ाम में पार्टिकुलर किसी पादप के स्टेम के बारे में ही पूछा जाता है, ठीक है। तो देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से भाग हैं। सबसे पहले ऊपर ही ऊपर पाई जाती है एपिडर्मिस। तो देखते हैं, ये हो गई इसकी एपिडर्मिस, ठीक है। थोड़ा ऊपर से मैं इसको मिटा देता हूँ, थोड़ी जगह और चाहिए, और ये है मैंने यहाँ तक इसको मिटा दिया। तो
ये है इसकी एपिडर्मिस। ठीक है। एपिडर्मिस पर एक स्पष्ट परत पाई जाती है, वो है क्यूटिकल की। ठीक है, ये क्यूटिकल की इसकी परत है। क्लियर। अब इसके ऊपर क्या है, बहुकोशिकीय रोम पाए जाते हैं। ये इसके बहुकोशिकीय रोम है। ठीक है, ज़्यादा नहीं बनाएंगे हम, 2 बहुत है, बस समझ में आना चाहिए। इस प्रकार से इसके अंदर ये बहुकोशिकीय अवस्था रोम की पाई जाती है। तो ये बहुकोशिकीय इसके रोम हो गए। क्लियर। अब देखते हैं आगे अगला भाग, और वो अगला भाग जो है वो आता है इसके अंदर, वो है इसकी हाइपोडर्मिस। कॉर्टेक्स रीजन हम कह सकते हैं। कॉर्टेक्स रीजन में 2-3 भाग होते हैं, मुख्यतया 2 भाग माने जाते हैं वैसे। एंडोडर्मिस सबसे अंदर वाली हो जाती है, और उसके अलावा यहाँ पर ये जो भाग है, ये कौन सा भाग है इसका, ये इसका कॉलेनकाइमा है। ठीक है, हाइपोडर्मिस के मैंने आपको बताया था 2 से 3 या 3 से 6 स्तर इसके अंदर हो सकते हैं। तो ये वाला जो अभी बन रहा है वो कहलाता है इसका कॉलेनकाइमा। ठीक है, ये कॉलेनकाइमा है। ये बन गया कॉलेनकाइमा। और कॉलेनकाइमा है तो इसकी भित्तियों पर क्या पाए जाते हैं, स्थूलन पाए जाते हैं। ये इसके कोण पर स्थूलन है। ठीक है, इनके कोणों पर क्या पाए जाते हैं, स्थूलन पाए जाते हैं। ये वाले स्थूलन। ये हो गए इसके स्थूलन। ठीक है, थोड़े यहाँ पर देखें हम और बना देते हैं। तो स्थूलन हो गया। स्थूलन के बाद अगला जो भाग आता है इसका, वो आता है इसका पेरेन्काइमा भाग, यानी इसके ठीक नीचे की तरफ इसके अंदर इसका जो कॉर्टेक्स रीजन है, और उसके अंदर हाइपोडर्मिस तो हो ही गई, और इसके बाद आता है ये वाला, ये कहलाता है इसका कौन सा भाग, पेरेन्काइमा। ठीक है, तो इस पर स्थूलन नहीं है। ये इसका वो वाला भाग है जिसमें स्थूलन नहीं है। और यहाँ पर बीच में एक कैनाल पाई जाती है जिसको म्यूसिलेजिनस कैनाल कहते हैं, या म्यूसिलेज कैनाल कहते हैं। ठीक है, तो ये है इसकी म्यूसिलेज कैनाल, यहाँ बनाएंगे। ये इसकी म्यूसिलेज कैनाल है। ठीक है, ये वाली दिखाई दे रही होगी, बीच में बिल्कुल बनी हुई। और फिर से इसको हम पूरा करते हैं पेरेन्काइमेटस वाले भाग को। ये पेरेन्काइमेटस भाग, ठीक है। आगे चलते हैं, और अगला जो भाग आएगा इसमें, वो आता है इसका एंडोडर्मिस वाला क्षेत्र। ये वाला जो भाग है, ये एंडोडर्मिस मैंने आपको बताया था कैसी होती है, लहरदार होती है। ठीक है, तो लहरदार ही बनाएंगे इसको इस प्रकार से। ये लहरदार एंडोडर्मिस, दोबारा से बनाएंगे। ये हो गई लहरदार एंडोडर्मिस। इसके बाद एंडोडर्मिस में इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये हमारे लिए जाननी ज़रूरी है। पहली बात तो ये
कि ये कोर्टेक्स का सबसे अंदर वाला भाग है, ठीक है। और दूसरा ये कि इसके अंदर जो है स्टार्च कण पाए जाते हैं, ये स्टार्च कण है इसके, जो कि एंडोडर्मिस के अंदर होते हैं, स्टार्च कण, ठीक है। आगे चलते हैं और अगला भाग देखते हैं क्या है। तो अगला भाग देखने से पहले हम इसमें बनाएंगे मेडुलरी रेंज। तो ये इसकी मेडुलरी रेंज है। तो नीचे की तरफ मेडुलरी रेंज हैं और इसके अलावा देखिए तो मेडुलरी रेंज नीचे की तरफ है। ये वाला जो भाग है इसका, ये मेडुलरी रेंज, ठीक है, ये मेडुलरी रेंज है। फिर नीचे आ जाता है मज्जा, ये मज्जा वाला भाग, ये ध्यान रखना है, नीचे मज्जा है और इससे ठीक ऊपर मेडुलरी रेंज बिल्कुल सेंटर में। क्लियर। मेडुलरी रेंज के दोनों तरफ वैस्कुलर बंडल होते हैं और उसके साथ साथ इसके अंदर कैम्बियम पाई जाती है, फ्लोएम पाया जाता है, स्क्लेरेनकाइमा पाया जाता है, ठीक है। तो बाहर की ओर स्क्लेरेनकाइमा और फिर फ्लोएम, और अंदर की तरफ इसके अंदर जाइलम, और जाइलम के साथ साथ जाइलम पेरेनकाइमा इसके बीच में नीचे की तरफ पाया जाता है। प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ होता है, मेटाजाइलम बाहर की तरफ होता है, ठीक है। देख लेते हैं कौन कौन से भाग हैं। थोड़ी सी हमारे पास जगह की कमी है तो 2 या 3 लेयर ही हम बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे। तो पहले हम स्क्लेरेनकाइमा बनाते हैं। ये स्क्लेरेनकाइमा है, ठीक है। ये मोटा भाग है स्क्लेरेनकाइमा का। एक दो परतें बनाने से ही समझ में आ जाएगा। इसको मोटा बनाने के लिए इसके अंदर और हम एक एक भित्ति और बना देते हैं। क्या इसी तरह से उधर की साइड भी बना देंगे। ये इधर की हो गई। ठीक है। अब बनाएंगे इसमें फ्लोएम। इससे ठीक नीचे की तरफ वाला जो छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, ये वाली, ये इसका है फ्लोएम। इसकी हम एक परत और बनाएंगे ताकि इसमें थोड़ा अंतर नज़र आ जाए, बाकी दूसरी कोशिकाओं से पता लग जाए कि ये फ्लोएम है। ये फ्लोएम हो गया। पहले हम इसको इसी तरह से धीरे धीरे बनाएंगे, धीरे धीरे बताऊंगा आपको, फिर हम इसको अच्छी तरह से समझेंगे। टाइम बहुत है, जगह ही कम है, टाइम तो खूब है। ये हो गया फ्लोएम। तो एंडोडर्मिस
ये एंडोडर्मिस और एंडोडर्मिस से ठीक नीचे की तरफ मेडुलरी रेस के दोनों तरफ स्क्लेरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के साथ साथ फ्लोएम। ये एंडोडर्मिस हमने थोड़ी सी गहराई से बना दी है। तो अगला जो भाग आएगा इसमें वो आता है इसका कैम्बियम का। तो ये हो गई इसकी कैम्बियम। ये कैम्बियम है। और कैम्बियम ही वो संरचना है जिससे द्वितीयक वृद्धि होती है। वही कोशिकाएं हैं ये द्वितीयक वृद्धि करने वाली। सूरजमुखी के स्टेम में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, इसीलिए ये बहुत सारी इसके अंदर ये हो गया। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम और कम कर देते हैं, इतनी ही बहुत है, इतने में ही समझ में आ जाएगा। कैम्बियम सब पहचान जाएंगे कि कैम्बियम है। तो कैम्बियम बन चुकी है। अब कैम्बियम के बाद वाला जो भाग है वो सारा इसके अंदर आता है जाइलम का। जाइलम मैंने बताया था आपको कि जो मेटाजाइलम है वो बाहर की तरफ होता है, यानी ऊपर की तरफ होगा मेटाजाइलम और नीचे की तरफ क्या होता है, प्रोटोजाइलम होता है। तो हम दो दो लेयर बनाएंगे इसकी, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम की। इसी तरह से एक यहाँ बना देंगे। जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कोशिकाओं को छोटा करता जाएंगे, तो मेटाजाइलम से प्रोटोजाइलम में हम विभेदन कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। ये हो गया। इसी तरह से उधर बना देंगे दो। तो अब आप देख सकते हैं कि जाइलम में प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है और मेटाजाइलम कहाँ है, बाहर की तरफ। जो बड़ी कोशिकाएं हैं वो मेटाजाइलम है और जो छोटी कोशिकाएं नीचे की तरफ हैं वो क्या है, इसका प्रोटोजाइलम। पहले हम इसको बना लेते हैं, फिर इसको अच्छी तरह से आपको समझा दूंगा। और ये जो छोटी छोटी कोशिकाएं जो बीच में अब बना रहा हूँ मैं, ये है इसका पेरेन्काइमा संयोजी उत्तक। ये इसका संयोजी उत्तक है
पेरेन्काइमा, इसी तरह से यहाँ बन जाएगा। लगभग पूरा स्टेम बन चुका है। अब इसमें एक जो रह गया है ऊपर की तरफ थोड़ा सा भाग, उसको हम पूरा कर लेते हैं। ये वाला जो सेक्शन है ये इसका पेरेन्काइमेटस वाला ही सेक्शन है, तो इसको हम थोड़ा सा और इसको बढ़ा देते हैं। ये हम जगह काम में ले सकते थे वैसे एंडोडर्मिस को थोड़ा सा ऊपर बना करके, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, जो बन गया वो ठीक है। ये सारा भाग जो है बन चुका है, स्टेम का स्टेम तैयार है, ठीक है। ये लीजिए, तो सूरजमुखी का स्टेम है, किसका है? हेलिएंथस एनस का, और ये क्या है? एक डाइकोट है, ठीक है। सूरजमुखी इसको हम कहते हैं। कौन कौन से भाग है एक बार इसको हम अब एक एक करके देखेंगे। सबसे ऊपर वाला जो भाग है इसके अंदर वो है एपिडर्मिस, ठीक है। इधर लिख देता हूँ, दिखाई दे रहा है सब, इधर ही लिख देता हूँ। चलो सूरजमुखी को ऊपर लिख देते हैं। ये हो जाता है एपिडर्मिस, ठीक है। और ये हो गए इसके मल्टी सेलुलर हेयर। इससे ऊपर ये वाली जो संरचना है इसको हम क्यूटिकल कहते हैं। फिर आ जाता है इसमें ये कॉर्टेक्स रीजन है, तो कॉर्टेक्स रीजन में ये तो कहलाएगा कोलेनकाइमा, ठीक है। और ये कहलाएगा पेरेन्काइमा। और फिर आ जाती है एंडोडर्मिस, और बीच में ये जो बनाया हुआ है, फिर से थोड़ा सा गहरा बना देता हूँ ऐसे, और ये कहलाता है म्यूसिलेज डक्ट, या कैनाल भी कह सकते हैं इसको, म्यूसिलेज डक्ट भी कह सकते हैं, कैनाल भी कह सकते हैं। ये चारों भाग किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कॉर्टेक्स का, ठीक है। कॉर्टेक्स में 4 भाग हैं। फिर आ जाए नीचे की तरफ, यहाँ पर देखें हम, ये है स्क्लेरन
कायमा। फिर आ जाता है फ्लोएम। तो ये जो फ्लोएम आप देख रहे हैं, ये फ्लोएम कौन सा फ्लोएम है? जो बाहर की ओर फ्लोएम बना हुआ है, इसके अंदर देखिए बाहर की ओर फ्लोएम, फिर भीतर की ओर कैम्बियम और जाइलम उत्तक होते हैं। फ्लोएम और जाइलम के मध्य स्थित कैम्बियम को हम क्या कहते हैं? पूलीय कैम्बियम कहते हैं। ठीक है, तो ये है इसका फ्लोएम भाग। फिर आ जाती है कैम्बियम, और ये कौन सी कैम्बियम है? ये पूलीय यानी कि वैस्कुलर बंडल के अंदर है, तो वेसिकुलर कैम्बियम हो गया। ठीक है, वेस्कुलर कैम्बियम हो गया। वेस्कुलर कैम्बियम के बाद इसके अगले भाग में देखते हैं हम, तो ये जो बड़ी बड़ी कोशिकाएं जो बनाई थी हमने डबल इस प्रकार से, ये सारी क्या हैं? ये जाइलम है। कल से हम उस बोर्ड पे पढ़ेंगे, ब्लैक बोर्ड पे चौक से, क्योंकि यहाँ डायग्राम में टाइम काफ़ी लगता है, आप भी बोर हो जाते होंगे देखते देखते। तो कल से हम जल्दी डायग्राम बनाने के लिए उस बोर्ड का सहारा लेंगे। ठीक है, एक और बना देते हैं, फिर 3 बना ही दिए तो। ठीक है, तो ये कहलाएगा इसका मेटाजाइलम। और मेटाजाइलम कहाँ है? बाहर की तरफ है। प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है, ये प्रोटोजाइलम है। ठीक है, और ये पेरेन्काइमा है। फिर नीचे नीचे आ जाता है पित्त भाग, और ये कहलाती है मेडुलरी रेंज। अब इसको ज़रा हम 7, 8, 10 मिनट में फिर से देख लेते हैं एक एक करके भाग। सबसे पहले देखिए एपिडर्मिस। एपिडर्मिस एक स्तरीय भाग है, और इस एक स्तरीय भाग में सबसे ऊपर की परत है स्तंभ की। कोशिकाएं एक पंक्ति में लगी रहती हैं, और इस परत के ऊपर एक क्यूटिकल की स्पष्ट परत पाई जाती है। क्यूटिकल की परत आप इसके ऊपर देख सकते हैं। क्यूटिकल की परत के साथ साथ बहुकोशिकीय रोम तने पर कहीं कहीं लगे रहते हैं उसकी एपिडर्मिस पर। एपिडर्मिस में जो क्लोरोप्लास्ट है वो नहीं पाए जाते हैं, ये याद रखना है। स्टेम के जो एपिडर्मिस है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं। तो क्या पत्तियों के एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट होते हैं? बिल्कुल होते हैं। दूसरा जो आता है इसमें, ये है इसका कॉर्टेक्स रीजन, कॉर्टेक्स भाग है ये। तो कॉर्टेक्स भाग में देखते हैं हम, इसके अंदर देखिए हमने पेरिसाइकिल जो है वो विस्मांगी है, इसलिए हमने इसके अंदर बनाई नहीं है। ठीक है, तो जो दर्दोत्की और मृदूतकी समूह हैं एकांतर क्रम में दिखाई देते हैं। इसके अंदर जो पेरिसाइकिल है उसके अंदर दर्दोत्की और मृदूतकी समूह हैं, ये जो हैं आप देख सकते हैं, ये इसकी पेरिसाइकिल ही है। स्क्लेरेन्काइमा जो है वास्तव में क्या है? इसकी पेरिसाइकिल है। ठीक है, इसको अगर हम अंतर थोड़ा सा इसके अंदर बनाना चाहें तो हम देखिए कुछ कोशिकाओं को हम क्या करते हैं? पेरेन्काइमा बना देते हैं। जैसे हमने ये बना दी, तो ये एकांतरित क्या हो जाएगी? इसके अंदर पेरिसाइकिल एकांतरित हो जाएगी। किससे हो जाएगी? मृदुतक और स्क्लेरेन्काइमेटस से। ये जो है अब हो चुकी है एकांतरित। ठीक है, इस प्रकार से। तो पेरिसाइकिल का भाग आ गया है। पेरिसाइकिल में आपको याद रखना है, पेरिसाइकिल में पेरेन्काइमेटस अल्टरनेट होती है। किसके साथ? स्क्लेरेन्काइमा के साथ अल्टरनेट होती है, और ये दोनों मिलकर बनाते हैं पेरिसाइकिल। ठीक है, जो एंडोडर्मिस के ठीक नीचे की तरफ होती है। फिर से आगे चलते हैं। तो एपिडर्मिस के बाद जो कॉर्टेक्स रीजन है, कॉर्टेक्स रीजन में देखिए सबसे बाहर वाला हाइपोडर्मिस का भाग है। हाइपोडर्मिस स्थूल कोणों तक होता है,
और कोणों की भित्तियाँ मोटी होती हैं, इनके अंदर अंतराकोशिकीय स्थल नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि भित्तियों पर स्थूलन पाया जाता है, इसलिए अंतराकोशिकीय स्थल नहीं पाए जाते। तो क्या इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं? तो इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। ये हो गए इनके क्लोरोप्लास्ट। क्लियर। दूसरा जो आता है इसमें सामान्य वलकुट। तो सामान्य वलकुट वाला जो भाग है, ये वाला भाग है सामान्य वलकुट का भाग, जिसके अंदर पैरेन्काइमा कोशिकाएं हैं, गोलाकार अंडाकार कोशिकाएं होती हैं। इनके बीच बीच में अवकाश पाए जाते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस है वो इनके बीच बीच में पाया जाता है। और साथ ही साथ इसके अंदर म्यूसिलेज डक्ट भी पाए जाते हैं, म्यूसिलेज कैनाल भी पाए जाते हैं। ये हाइपोडर्मिस यानी ये वाला और एंडोडर्मिस, इन दोनों के बीच का भाग है, इसको सामान्य वलकुट भी कह सकते हैं। लेकिन वैसे देखा जाए तो हाइपोडर्मिस और नीचे एंडोडर्मिस, ये सारे भाग मिलकर के ये सारे मिलकर के क्या बनाते हैं, इसका जो कॉर्टेक्स भाग है उसका निर्माण करते हैं। फिर आती है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस कॉर्टेक्स रीजन की सबसे अंदर वाली परत है, जो लहरदार होती है, डोलकाकार कोशिकाएं होती हैं इसके अंदर, और एक दूसरे से कोशिकाएं परस्पर सटी हुई पाई जाती हैं। इनके जो कोशिकाएं हैं, इनके अंदर मड आच्छद पाया जाता है। मड आच्छद यानी कि स्टार्च ग्रेन्स पाई जाती हैं, और साथ ही साथ इनमें कोशिकाओं पर केसपेरियन पट्टिकाएं भी पाई जाती हैं। केसपेरियन पट्टिकाएं इसके अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, तो पासेज सेल इसके अंदर बहुत कम होती हैं, ज़्यादातर केसपेरियन पट्टिकाएं होती हैं। आगे चलते हैं पेरिसाइकिल। तो वैस्कुलर बंडल और एंडोडर्मिस के बीच के भाग को, तो ये एंडोडर्मिस है, ये वैस्कुलर बंडल है, और ये बीच का भाग है। तो बीच का भाग क्या है? पेरिसाइकिल होता है। पेरिसाइकिल में दो प्रकार के उत्तक अलग अलग समूहों में पाए जाते हैं। पेरिसाइकिल में दो प्रकार के उत्तक अलग अलग समूहों में पाए जाते हैं। कौन कौन से उत्तक हैं वो? ये देखिए, ये तो है इसका स्क्लेरेन्काइमा, फिर पैरेन्काइमा, फिर स्क्लेरेन्काइमा। इस तरह से ये एक दूसरे से क्या होते हैं? अल्टरनेट होते हैं। ठीक है, जो फ्लोएम के बाहर की ओर दृढ़ोतक मिलते हैं, यानी कि ये वाले जो दृढ़ोतक मिलते हैं इसके अंदर पेरिसाइकिल में, इनको वास्तव में हार्ड बास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ये हार्ड बास्ट कहलाता है। ठीक है, हार्ड बास्ट कहलाता है। कठोर जो तंतु हैं ये हार्ड बास्ट कहलाते हैं। जो एकांतरित क्रम है इनका दोनों का, उसमें से स्क्लेरेन्काइमा क्या कहलाएगा? हार्ड बास्ट कहलाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं वैस्कुलर बंडल। तो वैस्कुलर बंडल एक वृत्ताकार वलय में होती है, क्योंकि हमने तो सिर्फ इसका एक साइड का भाग ही बनाया है। वैसे अगर चारों तरफ से देखा जाएगा इसको, तो ये कैसा होता है? ये वृत्ताकार वैस्कुलर बंडल इसके अंदर पाए जाते हैं। और इसके अंदर इम्पोर्टेंट बात ये है कि संयुक्त होते हैं। तो संयुक्त का मतलब एक ही त्रिज्या पर हैं। आप देख सकते हैं ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, तो एक ही त्रिज्या पर है, तो एक वैस्कुलर बंडल बन रहा है। ये सीधी सी बात ये है कि ये एक वैस्कुलर बंडल है। ठीक है, ऊपर फ्लोएम है, नीचे जाइलम है, बीच में इसके कैम्बियम है, तो एक ही त्रिज्या पर है, सो संयुक्त हो जाएंगे। और समपार्श्विक हैं, एक दूसरे के पार्श्वों में हैं। ठीक है, और कैसे है ये हैं ओपन, यानी कि खुले हुए वैस्कुलर बंडल है, क्योंकि इनके अंदर कैम्बियम पाई जाती है, जो कि द्वितीयक वृद्धि का काम करती है। अगर कैम्बियम नहीं होती तो ये कहलाते क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल। लेकिन ये कैसे हैं? अब खुले वैस्कुलर बंडल हैं, क्योंकि ये अब विभाजन करने की क्षमता रखती है कैम्बियम, और आगे भी जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक बना सकती हैं। कैम्बियम जो इनके बीच में है, ये वैस्कुलर कैम्बियम जो बीच में आप दिखाई दे रही है आपको, इन दोनों के, जाइलम और फ्लोएम के, ये तो कहलाती हैं पूलीय कैम्बियम, इंट्राफेसिकुलर अंतःपूलीय कैम्बियम है ये। ठीक है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है। क्लियर। जो जाइलम है, ये वाला जो सेक्शन है वो जाइलम है। तो जाइलम में देखिए गुहिकाएं बड़ी होती हैं, प्रोटोजाइलम छोटी गुहिकाएं वाला होता है। वाहिकाओं में छोटी गुहिकाओं का मतलब होता है जो वाहिका है उसके अंदर का स्पेस जो है वो प्रोटोजाइलम में छोटा होता है, जबकि मेटाजाइलम में बड़ा होता है। तो बड़ी जाइलम वाहिकाएं जो होंगी जिनके अंदर, वो तो कहलाते हैं मेटाजाइलम, और जिनमें छोटी जाइलम वाहिकाएं होती हैं वो कहलाता है प्रोटोजाइलम। तो मेटाजाइलम कहाँ है? मेटाजाइलम है इसका बाहर की ओर, और प्रोटोजाइलम कहाँ है? सेंटर की ओर।
तो सेंटर की ओर है प्रोटोजाइलम, इसलिए हम इसको कहते हैं एंडार्क यानी कि अंतः आदि दारुक जाइलम। और बीच में है मेडुलरी रेज। इसके अंदर देखिए काष्ठ तंतु पाए जाते हैं, वुड फाइबर पाए जाते हैं। मोटी भित्ति वाले जो जाइलम हैं इनके अंदर वुड फाइबर पाए जाते हैं। काष्ठ मृदुतक वुड पेरेन्काइमा होती है। और फ्लोएम, ये फ्लोएम है। तो फ्लोएम परिधि की बाहरी परिधि की ओर पाया जाता है। सेलुलोज की पतली कोशिका भित्ति होती है फ्लोएम की। फ्लोएम में चालनी नलिकाएं, सह कोशिकाएं और फ्लोएम मृदुतक तीनों पाए जाते हैं। चालनी नलिकाएं, सह कोशिकाएं और फ्लोएम मृदुतक, तीनों के बारे में हम टिश्यू में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। चालनी नलिकाओं के बारे में मैंने आपको बताया था कि इनके अंदर केंद्रक नहीं होता है। उसके पास में जो सह कोशिकाएं हैं उनके अंदर केंद्रक होता है। दो चालनी नलिकाएं आपस में पिट या गर्तों द्वारा संपर्क में रहती हैं, जिससे कि उन दोनों में एक दूसरे से जल का और खनिज लवणों का प्रसार होता रहता है, यानी कि सेवन होता रहता है। और जो सह कोशिका का केंद्रक है वो क्या करता है, वो जाइलम नलिका के जो जाइलम नलिका का कोशिका द्रव्य है, उसमें चालनी नलिका का कोशिका द्रव्य है, उस पर कंट्रोल करने का काम कौन करता है, सह कोशिका का केंद्रक करता है। फिर बीच में जो है ये है मज्जा वाला कोशिकाएं। दो बहुभुजी कोशिकाएं इसके अंदर हो सकती हैं, हमने अंडाकार बना दी हैं, बहुभुजी भी हो सकती हैं। और इनके बीच बीच में अवकाश पाए जाते हैं, जो नीचे की नीचे मज्जा वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर अवकाश पाए जाते हैं, ठीक है। और पित्त भरा रहता है। फिर मेडुलरी रेज की बात करते हैं तो मेडुलरी रेज में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। तर्कु रूपी और दूसरी रश्मि कोशिकाएं इनके अंदर पाई जाती हैं, ये ध्यान रखना है। तो स्टेम की एक डाइकोट स्टेम विद सेकेंडरी ग्रोथ आपके सामने है। सेकेंडरी ग्रोथ इसमें अभी नहीं होगी, ये सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है। सेकेंडरी ग्रोथ का डायग्राम हम आगे बनाएंगे, सूरजमुखी में होती ज़रूर है। हमने तो क्या है, एक स्टेम की संरचना, एक कॉमन स्ट्रक्चर इसकी देखी है किस प्रकार की होती है। तो विद्यार्थियों इनको आप घर पे जाकर के इस मतलब घर पे आप इसको प्रैक्टिस करोगे डायग्राम बना करके। अभी अगर आपको ये काम आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन आगे भविष्य में भी अगर आप बॉटनी से कोई भी विद्यार्थी, ज़रूरी नहीं है सारे ही करें, कोई विद्यार्थी अगर बॉटनी से एमएससी वगैरह या नेट स्लेट की वगैरह कोई तैयारी करता है तो ये चीज़ें आपके बहुत सारी काम आती हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी कॉमन बातें भी हैं जो कि आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। अच्छी तरह से डायग्राम कोशिश की है मैंने बनाने की, लेकिन फिर भी इस बोर्ड पर अच्छी तरह से नहीं बन पाता है। तो हम कल ब्लैक बोर्ड पर इस डायग्राम मतलब इसी तरह के अन्य डायग्राम जो स्टेम की संरचना से संबंधित हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन बोर्ड हमारे पास कल दूसरा होगा। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।